आज सभी को आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज के लेक्चर की शुरुआत हम लोग भगवान की भक्ति से करेंगे। आप सभी लोग हाथ जोड़े, साथ में गाना। पिता है तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता तू। आपको पता नहीं है गाना तो आप सुनेंगे या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे, थोड़ा सा भक्ति में माहौल बनाइए यहाँ पे, ठीक है ना? बोलो जय श्री राम। ओके। जग में साचो तेरो नाम, तेरा तेरा तेरा। सभी भक्त हाथ ऊपर करें, भक्ति का माहौल बनाए। माता तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही। आपकी तालियां रुक गई। कभी सत्संग भक्ति में बैठे हुए क्या कर रहे हो आप? माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा तेरा मेरा तेरा मेरा। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों नाम, तेरा मेरा तेरा मेरा। सवारे तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे। इस जग के सारे काम तेरा तेरा मेरा। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता। तू ही सुबह तू ही शाम, तेरा मेरा तेरा मेरा।
साचो तेरो नाम। जग में साचो तेरो नाम। बोलेंगे जय श्री राम। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। चलो स्टार्ट करें। राधे राधे, हरिओम। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक। हाँ, वो भी करेंगे, बस अभी आज ये यूटिलाइज हो गया टाइम। आज बहुत जरूरत है अच्छे थॉट्स की। स्पेशली मैं बहुत बड़ा राम फॉलोअर हूं और मैं इतना ज्यादा अपने लाइफ में उनको इम्बाइब कर चुका हूं मेरे बहुत सारे डिसीजंस में, निर्णय में। मतलब कि मैं 2 साल पहले तो पूरा रामायण तो बहुत बचपन में हो गया था। फिर क्या हुआ, लॉकडाउन लगा। देन मेरे पास बहुत टाइम था इज्जत से, तो मेरे मम्मी पापा हम लोग सब पारिवारिक शो था इनफैक्ट लॉकडाउन में भी। एंड आई सॉ इट, मतलब इतना कुछ सीखा मैं। पहले तो लगता था कि रामायण है लोग फॉलो करते थे, मुझे पता नहीं था कि क्या इतना क्यों लोगों को क्रेज है। बट व्हेन आई अंडरस्टूड तो मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ मेरे लाइफ के डिसीजंस लेने में। मतलब मैं सोचता था अगर ये काम अगर भगवान राम के सामने आ जाता है आज भी, तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे। तो मैं एक बार वो सिचुएशन में जाता हूँ, फिर डिसीजन लेता हूँ, तो मेरा डिसीजन सही हो जाता है। मतलब इतने सारे टेंशन वाले काम जब मैं सिर्फ सोचता अगर यहाँ पे भगवान राम होते तो कैसा सोचते। बिकॉज आपने पूरे एपिसोड्स में आई मीन वैसा ही होगा उनका जो भी है, अपन ने तो सब टीवी में देखा है और गहराई ज़्यादा होगी। बट आई अंडरस्टूड कि ये लाइफ का तरीका बहुत सही है जिससे हम लोग कूल रह सकते हैं, अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, लोगों के साथ में गलत नहीं हो सकता है। तो आई पर्सनली फॉलो इट। तो मेरे बहुत सारे काम आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ आज, आप फॉलो करना चाहिए आपने भी। मतलब मेरे लाइफ में तो बहुत शांति आई है उसकी वजह से। बहुत बार मैं परेशान रहता था पहले कि ऐसे सिचुएशन में ये करे वो करे, ये करे वो करे, तो वो सिचुएशन में बहुत अच्छा है। एनीवेज गाइस, आप सभी का आज रिजल्ट है, आप सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। जिन लोग का है बेटा उनका बहुत टेंशन वाला काम है आज टेंशन ना लेना बस, ठीक है ना। ओके गाइस, आई एम ऑन वैसे आई एम ऑन पेज नंबर 2.63 एवरीवन। हाँ 2.63 पे आ जाइए। ये आप जानते हो इस चैप्टर इज ऑलरेडी ओवर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। उसके पहले आप 2.63 पे आ जाए चिट्ठियां लेके। यहां पे आप लोग एक क्वेश्चन है जिसका नाम है इंटीग्रेशन पॉइंट। ये क्वेश्चन जो है हमने बुक से नहीं पढ़ा, यहीं से पहली बार देखेंगे और खत्म करेंगे। और लगा दो चिट्ठी वहां पे। इन ईआरपी इंटीग्रेशन पॉइंट मैंने बुक से नहीं पढ़ा, यहां से पहली बार पढ़ा रहा हूं। आप लिखे यहां पे इंटीग्रेशन विद अदर मॉड्यूल्स में चिट्ठी लगा के पेज नंबर 2.63 पे इंटीग्रेशन पॉइंट्स पे चिट्ठी लगा के और लिखे वहां पे, लिखो इन ईआरपी modules are supposed to be linked. Modules are supposed to be linked. Modules are supposed to be linked for proper communications and coordinations. For proper communication and coordination. मतलब ERP में modules का supposed to be linked for proper coordination and communication. Okay? Like in SPC example we have seen, SPC के example हमने सभी ने क्या सीखा, क्या देखा।
सेल मॉड्यूल इज लिंक्ड विथ dispatch, comma, technology, linked with dispatch, technology, CRM, etc. CRM, etc. राइट? तो आपने ये दिख लिया, सिर्फ एसपीसी का एग्जाम्पल देखा आपने. क्या आपको लग रहा है नीचे कुछ एग्जाम्पल आईसीआई ने दिए है, क्या इनका संबंध होना चाहिए? एक दो एग्जाम्पल लेते हैं सर. क्या आपको लगता है पॉइंट नंबर, अगर मैं यहाँ पे आपके साथ में क्वेश्चन लेता हूँ, ये यहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट एक वर्ड लिखा हुआ है, राइट गाइस, कम ऑन. उसी का ही मतलब परचेस होता है. उसी का ही मतलब आप लिख सकते हो उसके ब्रैकेट में मटेरियल मैनेजमेंट, ऊपर उसके माथे पे लिखो परचेस. उसी को ही परचेस कहा जाता है. क्या आपको लगता है ये तो जो 6 एग्जाम्पल दी है, वैसे तो ईआरपी में मॉड्यूल्स बहुत सारे लिंक्ड हो सकते हैं एक दूसरे से. मटेरियल के संबंध वो कहते हैं फाइनेंस से. क्या आपको लगता है परचेस का कनेक्शन फाइनेंस से होना चाहिए? आई विल आस्क यू वन मोर टाइम, क्या आपको लगता है परचेस के संबंध फाइनेंस से होना चाहिए? क्योंकि जब भी परचेस वाला परचेस करेगा तो उसका डेटा जब वो ओके करता है, दैट नोटिफिकेशन शैल बी सेंड टू फाइनेंस, ताकि फाइनेंस डिपार्टमेंट उसका चेक बना के रेडी करे. होता क्या है कि परचेस वाला परचेस की ऑर्डर डालता है, उसको बोलते हैं पीओ ऑर्डर. दैट पीओ शैल बी हिट इन द मॉड्यूल ऑफ फाइनेंस, ताकि फाइनेंस वाला उसका पैसा निकाले. अदरवाइज वो परचेस तो कर लेगा और पैसा नहीं देगा तो क्या. इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि परचेस का संबंध फाइनेंस से. तो ये बात क्लियर है सर. ये जो 6 एग्जाम्पल दिए हैं हमारी बुक में, क्या सिर्फ इतना ही लिंकिंग ईआरपी में होता है या सिर्फ ये कुछ एग्जाम्पल्स है? ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ऐसे हजारों कनेक्शंस ईआरपी में होते हैं एक दूसरे के साथ में. ये सिर्फ कुछ आपको बताया कि ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स करते हैं, इसको संबंध उससे जोड़ते हैं. चलो आपसे सवाल है मेरा, यहाँ पे इन्होंने एक मॉड्यूल लेके उसके संबंध जोड़े. पॉइंट नंबर 2 में एचआर का फाइनेंस है. क्या आपको लगता है दोनों में कोई संबंध है? डू यू थिंक देयर इज एनी कनेक्शन बिटवीन एचआर एंड फाइनेंस? क्या कनेक्शन है दोनों में? एचआर वाला जब पेरोल अपलोड करेगा, दैट विल बी सेंड टू फाइनेंस ऑल्सो, ताकि फाइनेंस वाले उसके पैसे दें. अगर दोनों में लिंकिंग ना हो तो पेरोल बन भी जाएगा, लोगों को पैसे बैंक में नहीं आएंगे. इसलिए दोनों के संबंध होना जरूरी है. अगर मैं आपसे पूछता हूं पॉइंट नंबर 3 में परचेस और प्रोडक्शन में कुछ संबंध है क्या? क्या संबंध है बताइए? अगर प्रोडक्शन वाले का संबंध, प्रोडक्शन का अगर नॉलेज परचेस वाले को आया ही नहीं, तो परचेस वाला क्या ही परचेस करेगा? प्रोडक्शन वाला अपना डेटा दो कि आई वांट टू मैन्युफैक्चर दिस मेनी कार्स, वो ओके करता है. उसके बाद में वो परचेस वाला डिसाइड करता है कि उसको संबंधित कितने टायर्स लगेंगे. समझ में आ रहा है? कितने सारी इंटर की चीजें लगेगी, कितने एसी मंगवाना पड़ेंगे. ये सारी चीजें परचेस वाला परचेस तब कर सकता है जब उसको प्रोडक्शन का नॉलेज हो. ऐसा क्लियर एवरीवन? सर ये जो लिखा है क्या वही एग्जाम्पल से? मैं वापस से कह रहा हूं, सिर्फ इतने, ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स है. ऐसे अनेक चीजें है जो आपको इसके अलावा भी, अच्छा जो लिखा है क्या उसके अलावा कोई इंटेंशन बता सकते हो आप कि ईआरपी में इसके संबंध इससे होना चाहिए? ईआरपी में तो बहुत सारे मॉड्यूल्स है. अरे है ना? अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूं ईआरपी, देखो ईआरपी जब भी बोलते हैं डायग्राम ऐसे बनती है. आप लोग भी जब भी वो करोगे ना एग्जामिनेशन में, कभी भी ईआरपी आ जाए ना, तो आप डायग्राम ऐसे ही ड्रॉ कर लेना. ओके आप बताओ ये ईआरपी को ऐसा सेंटर में क्यों रखा है? बिकॉज ये सबका मालिक एक है, इसमें सब डेटा कवर हो रहा है. आपसे सवाल है इसमें से कौन से 2 मॉड्यूल का लिंकिंग, कोई एक एग्जांपल बताओ. प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी. ओके बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं. चलो एक बात बता दे, क्या आपको लगता है सेल्स और सर्विस में कनेक्शन होना चाहिए? तो जिसने सेल किया वो यहाँ पे आना चाहिए. अगर मोबाइल बेचा तो यहाँ पे आना चाहिए. मोबाइल खराब हुआ तो बंदा जब आएगा तो आप ये नहीं पूछ सकते नहीं तुमने कहाँ पे परचेस किया और कौन है, मैं तो जानता ही नहीं. वो आके आपको कस्टमर आईडी बोलता है और आपको सर्विस मिल जाती है.
तो सेल वाले के संबंध सर्विस से होना चाहिए। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसे तो कई एग्जाम्पल जोड़ देंगे बैठे बैठे। क्या आपको लगता है यहाँ पे एचआर के संबंध जो है, एचआर का संबंध सेल्स से होना चाहिए? एचआर एक ऐसा मॉडल है जिसके संबंध सबसे होना जरूरी है, बिकॉज हर एक बंदे का हर एक डिपार्टमेंट को बंदा चाहिए होता है काम करने के लिए, तो वो एचआर तो संबंध आएगा ही। अगर मैं आपसे पूछता हूँ परचेसिंग के संबंध, परचेसिंग तो अभी हमने किया, मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स में कुछ कनेक्शन है क्या? कैसे? मैन्युफैक्चर अपने लिए तो कुछ बना नहीं रहा, मैन्युफैक्चर तो वही बनाएगा जो सेल हो रहा है, तो उसको सेल फोरकास्टिंग दिखना चाहिए ताकि वो अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चरिंग कर सके। तो होता क्या है ना, ईआरपी में सबका डेटा यही होता है, दिखता सभी को है, पर हम उसमें और एक स्टेप लगा सकते हैं, उसको वो दिखाए जो उसके काम का है, ताकि वो मिसयूज ना करे। जैसे फाइनेंस को लगता है कि मुझे सब चाहिए तो उसको सब दिखाओ, पर अगर मान लो कोई यहाँ पे सर्विस वाला डेटा है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी से क्या ही मतलब, उसको सिर्फ सर्विस ही देना है तो उसको सब मत दिखाओ, ऐसा इसका मतलब है। तो एग्जामिनेशन में जब भी ईआरपी आया तो जरूर ऐसे डायग्राम आपको ड्रॉ करना चाहिए, बीच में ईआरपी लिखना, बाद में बाकी आसपास में 4-5 डिपार्टमेंट लिख के आप बता देना कि ईआरपी एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है, एक कॉमन सॉफ्टवेयर है। ओके, हो गया मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग ना। ओके, एग्जाम्पल्स ये आगे ईआरपी मॉड्यूल्स, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, अच्छा एक काम करने की लाइन लिखवा देना, तो मुझे से बताना है पे ये जो लिखा है वो कुछ एग्जाम्पल्स है। सर एग्जामिनेशन में कैसा क्वेश्चन आएंगे, बोलेंगे 2-4 इंटेंशन बताओ ईआरपी में क्या क्या होते हैं। ईआरपी में 2-4 इंटेंशन का एग्जाम्पल दो, तो आप बोलना सेल्स का संबंध डिस्पैच से होता है, आप बता सकते हो सेल्स का संबंध प्रोडक्शन से होता है, फिर आप बोल सकते हैं एचआर का संबंध फाइनेंस से हो सकता है, फिर बोल सकते हैं प्रोडक्शन का संबंध परचेस से हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। आप एक चलो और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या आपको लगता है इनके और इनके बीच में संबंध है? इसके और इसके बीच में। पॉइंट 3, परचेस और प्रोडक्शन। ऑफ कोर्स परचेस एंड सेल्स, सेल होंगे, छोड़ो ना ऐसे कुछ भी, ये याद में रखना कि यही है। मैं आपको क्यों नहीं है बता, ये आईसीआई ये बोल रहा है कि दिस आर द फॉलोइंग, there are few examples of ERP integration points, ऐसे अनेक होंगे, लिखो these are the few examples, these are the few examples, the few examples of ERP integration। लोग कुछ अलग समझेंगे। ARP इंडिकेशन पॉइंट्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स है, राइट? ओके, आपको नेक्स्ट बाजू में ERP के मॉड्यूल्स दिखे हैं, ये बहुत ही गिरा हुआ क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी ठीक प्रीवियस पेज पे हमने इन 11 मॉड्यूल्स को देखा, तो इससे 6 क्यों वापस से क्वेश्चन पूछा, मुझे समझा ही नहीं। बच्चों पर ऑलरेडी क्वेश्चन हो गया था ना, डुप्लीकेट कर दिया ना। ये देखो 6 मॉड्यूल्स तो यहाँ पे हो गए, फिर 5 और हो गए, तो 11 क्वेश्चन हो, 11 मॉड्यूल्स है। तो ये आप एग्जाम्पल में तो वो जो लिखे हैं, लिखो रेफर कहाँ पे, किधर भी ठोको मत, लास्ट वाला मॉड्यूल यहां लिखना है एग्जाम्पल्स में, ये वाला इसके नीचे रेफर 11 modules of page number 2.6162, 2.6162, 6162, comma 62, ओके। क्योंकि 11 मॉड्यूल दिया ना, इसको अलग से क्यों पढ़ूंगा मैं? आपका पेज नंबर अलग है क्या? 69 कहां से है? अरे क्या एड़ा है क्या ये? तो क्या कर रहा है भाई? मैं अब बोलना चाहता हूं, अब एक काम करेंगे, 2 पॉइंट आपने 64 पे लिख लिया था, राइट? इसकी छुट्टी हो गई थी ना, इसकी हो गई है, प्रीवियस पेज पे आएंगे, कहां है डेटा एनालिटिक्स? लास्ट पेज और 2.65 पे। कल हमने इसी को किया था, लिखो। आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आज के इस लेक्चर में
और कल के लेक्चर में, आने वाले कल के, हम लोग इस चैप्टर को बहुत ऊपर ले जाएंगे। ये चैप्टर जो है हमारे दोनों खत्म हो गया। अराउंड 25 मार्क्स का वेटेज दोनों चैप्टर रखते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा आफ्टर अटेंडिंग टुडेज एंड टुमारोज लेक्चर, जहाँ पे हम लोग जितना पढ़ाई किए हैं उनको बहुत चिट्ठियाँ लगाकर और साथ साथ में बहुत बार रिवाइज कराएंगे। तब तक रिवाइज कराएंगे जब तक वो चैप्टर के सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में घुस नहीं जाते। आर यू देयर? क्योंकि ऐसा हो जाता है कि जब मेरा पढ़ाना हो जाता है, स्टूडेंट्स कहते हैं सर समझ आ रहा है, क्या मैं याद कर पाऊंगा? अगर किसने आईओटी बोला तो मैं समझ सकता हूं। ऐसा नहीं कि मुझे कॉन्सेप्ट याद नहीं, मैं कॉन्सेप्ट बता सकता हूं। अगर किसी ने बोला ये क्लाउड बताओ, मैं बता सकता हूं, पर अब क्लाउड के अंदर उन्होंने बहुत सारी पॉइंट्स पूछे तो मुझे लगता है एग्जैक्टली पॉइंट्स कैसे याद करूंगा मैं? तो फिर मुझे लग रहा है कि मुझे आ तो रहा, मैं लिखूंगा कैसे? ये बहुत जेनरिक क्वेश्चन है। ओके, मतलब बहुत इतने सालों के इतिहास में बढ़ा रहा हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन आती हैं कि सर मैं पढ़ तो रहा हूँ, समझ तो रहा, मुझे ये इसमें बहुत मजा आता है, समझ आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आप पढ़ाओ समझता है। पर अभी रही बात लिखने की एग्जामिनेशन में, वो तो तब मैं लिख पाऊंगा जब मुझे पॉइंट्स और हेडिंग्स याद है। और दूसरा ही क्वेश्चन था सर हेडिंग्स भी याद हो गई तो अंदर का कैसा? जब मैं घर पे जाके पढ़ता हूँ तो इनकी अजीबोगरीब इंग्लिश लगती है, और ये अंडरस्टैंड इंग्लिश को क्या करूं मैं? पहली बात तो देयर आर टू थिंग्स। नंबर वन, इन रिवीजन में दो चीजें कवर होती है। एक तो हम लोग कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है क्या, राइट? जैसे BYOD कॉन्सेप्ट क्या है, AI कॉन्सेप्ट क्या है ना? ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में डिफरेंस क्या होता है, 3 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, लाइक बहुत सारे मैं पूछूंगा। फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, क्लाउड वाले ऐप क्या होते हैं, और नॉर्मल सारे क्वेश्चन हम लोग रिवाइज करेंगे। एक होता है पहले तो आपका कंसेप्ट रिवाइज होगा, और दूसरी बात कंसेप्ट के अंदर का जो है ना हेडिंग्स, वो भी मैं याद करवाऊंगा। तो कंसेप्ट रिवाइज हो गए, हेडिंग्स याद हो गए। अब रही बात अंदर लिखेंगे क्या? अंदर अपनी भाषा में आप लिख सकते हो, वो इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं है जो आप किताबों में पढ़ सकते हो, राइट? सो डोंट इवन थिंक अबाउट दैट इंग्लिश एंड डोंट बी स्केयर्ड ऑफ इट। ओके, आपको क्या करना है? कंसेप्ट अगर आपको याद है तो हेडिंग्स तो मैं याद करवा दे रहा हूं, हेडिंग के नीचे आप उस कॉन्सेप्ट से लेकर अपनी भाषा में लिख सकते हो। आई रिपीट व्हाट आई सेड। हेडिंग सबको याद हो गई, आपने हेडिंग में लिख दिया, जैसे हमारी सास कैसी हो, CA जैसी, उसमें लिखा है एक पॉइंट कॉस्ट। अभी प्राइवेट की कॉस्ट ज्यादा है और पब्लिक की कॉस्ट। अब उन्होंने किस भाषा में लिखा है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू अस। हम लिखना है प्राइवेट हैज लेसर कॉस्ट और प्राइवेट हैज मोर कॉस्ट कंपेयर टू पब्लिक क्लाउड। ये आपको इतना तो इंग्लिश आएगा ही, उतना ही चाहिए। अरे उनका का काम है, अंदर इतना लिखते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में उनकी जो मार्किंग की अलॉटमेंट है वो 4 मार्क और 5। पूरे EIS में सबसे बड़ा क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क का होता है, और कभी पूछा तो 6 मार्क के लिए बहुत उनका इच्छा हो गई तो 4 और 6 मार्क के लिए आपके इसमें 8 और 10 जब हेडिंग्स आती है, 5 हेडिंग्स आती है ना, तो उसके ऊपर दे डोंट एक्सपेक्ट कि आपने लेट के लिखना चाहिए जितना उन्होंने ICA के मॉड्यूल में लिखा है, और वो मुमकिन भी नहीं है। आप इमेजिन करो ना, 5 पॉइंट्स दिए, इतना लिया है तो कितना आंसर होएगा? और अपने को तो पूरा पेपर भी तो सॉल्व करना है, EIS भी और ऐसे भी तो है, तो ऐसा हो नहीं सकता जैसा आप सोच रहे हो। तो उन्होंने वो फिर वो कितना लेट के दिखते हैं? अरे उनका काम है भाई, वो उनको पता है 10 लाइन लिखूंगा तो बाहुला दो लाइन तो लिख पाएगा। अगर 2 ही लाइन लिख के दिया तो सिर्फ हेडिंग लिख के आएगा। तो उनका काम है आपको डेटा इलाबोरेट इतना करेंगे, आपका होता है इतना सा। तो आप हेडिंग लिखेंगे, उसके अंदर 3-4 लाइन लिखा, 2 लाइन 3 लाइन लिख दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया, इनफ। नाउ यू आर गोइंग, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में आप एक काम करें, अपना जो पेपर होगा यहाँ पे, जब ये रिवाइज हो जाएगा ना, कल आज एंड में या कल तक हम लोग निर्णय ले चुके होंगे कि हमारी टेस्ट कब होगी। टेस्ट लेने का फायदा तब होगा जब आपका सब कुछ आ रहा है और मैंने रिवाइज कर दिया। अगर मैं आज आपकी कल टेस्ट रख दूं, सर मेरा तो हो गया, पर तो आप तो सब लोग जो आपको मोटिवेशन है डीमोटिवेशन में बदल जाएगा। आपको मैं पेपर तो आज सब में कुछ लिख नहीं पाया। अरे लिख पाएगा तब भाई जब तुमने पढ़ाई की ना, लिखेगा कैसे? अभी तो मैंने क्या किया, पढ़ा है ना, तो अभी पढ़ा के अब क्या करेंगे? अक्सर ये यहाँ तक कि टीचर्स पढ़ाते हैं, उसके बाद बच्चे बोलते हैं 2 दिन का टाइम दे रहा हूं, आप पढ़ के आ जाना, फिर परसों दिन आपकी टेस्ट होगी। यहाँ तक आम टीचर्स करते हैं।
और ये पहले मैं कर चुका हूं। मैं भी आर्म टीचर ही हुआ करता था। मुझे लगता था कि यार इस तो बच्चा बहुत सीरियस है सीए के लिए, और तो घर पे तो पढ़ ही लेगा। पर मैं ये भी जानता हूं उसके जीवन में और भी बहुत सारी चीजें चलती है। सीए के अलावा भी इसकी जिंदगी एक जीवन है जहां पे वो और बहुत सारी चीजों से रोज लड़ता है और अपने आप को यहां लेकर आता है क्लास में। तो फिर मैंने सोचा एक काम करते हैं, आप मेहनत मत करो, हम सब साथ में मिलकर करते हैं। तो फिर क्या करते हैं, ये पूरे जितने भी 2 चैप्टर्स हुए हैं ना, उनमें बहुत लोगों ने कुछ कुछ पाप किए होंगे। जैसे 1 आध 2 4 दिन कोई मिस किया होगा, कोई ने क्लास में आके भी ध्यान उतना नहीं दिया होगा, सर पढ़ाए थे मेरे थॉट में कुछ और चल रहा था। कभी होता ना, हवले सर बोलते रहते हैं, आप देखते भी, पर आपके दिमाग में वो टीचर को लगेगा क्या सुन रहा है मुझे, बड़ा कॉन्सेंट्रेशन, वो सिर्फ ऐसे देखता है। और टीचर को लगता है इससे ज्यादा कोई सुनने वाला नहीं होगा मुझे, और उसके मन में न जाने क्या दुनिया चल रही है। ऐसे जितने भी पाप आपने किए होंगे, कभी आपने मिस किया होगा, आपके सारे पाप धुलाने का वक्त आज और कल है। आपके पूरा जो आपके दिमाग में है वो सब कुछ एकदम मस्त वाला आपके दिमाग में ठोक देंगे। आपने कुछ मिस भी किया होगा तो रिवाइज हो जाएगा। ये 2 दिन आपको 25 मार्क्स दिलाएंगे। प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना, अच्छे से लिखना। आज कल अगर हुआ तो परसों भी हम लेंगे, पर आपको कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि ये जो है ना, ये चीजें आपको समझना चाहिए कि मैं जो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आगे जा रहा हूं पीछे सब भूलते जा रहा हूं। हमने एक अब उसका स्टॉप ले लिया, यहां पे आ गए, अब ये यहां से आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक ये पूरा हमारे पास नहीं आ जाएगा। ये पूरा मुझे चाहिए, फिर मैं आगे जाऊंगा, वो भी चाहिए, पर जो हुआ है वो मेरे पास में चाहिए। मेरे को लगना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसने पूछा ये क्या है, तो आई शुड बी एबल टू आंसर। वो स्टेज आपका आएगा, अभी तक नहीं आया फॉर श्योर। अभी तो हमने ऐसा नहीं कि याद नहीं किया, कभी कभी बीच बीच में किया होगा, पर क्या होता है ना, मुझे सिलेबस को लेकर भी चलना पड़ता है, क्योंकि सिलेबस भी एक इंपॉर्टेंट होता है। और एक सिलेबस होने के बाद में रिवाइज करने का मजा, आपको 25 मार्क का लेक्चर चल रहा है आज और कल का, तो आपका ध्यान उस हिसाब से आप ध्यान लगाए, अच्छे से पढ़ेंगे। चैप्टर 4 और चैप्टर 2 की कई चिट्ठियां लग चुकी है ना, चैप्टर 4 की 2 की। अब उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग जो फिनिशिंग टच लेकर आएंगे, जिसके से आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है ना। डोंट वरी, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। ओके, आप बताना डेटा एनालिटिक्स और बीआई में दोनों में डिफरेंस क्या है। लगाएंगे चिट्ठी, दुनिया का हर डीए बीआई क्या नहीं। देखो, ऑल डेटा एनालिटिक्स और आर नॉट बिजनेस इंटेलिजेंस। ऑल डेटा एनालिटिक्स आर नॉट बिजनेस इंटेलिजेंस। All data analytics are not business intelligence. Whereas all BI, come on, all BI are data analytics. दोस्तों, आप सभी जानते हैं वही डेटा एनालिटिक्स बीआई कहला जाता है जो बिजनेस के बारे में होता है। एवरीबॉडी गॉट इट? ये क्लैरिटी है दिमाग में? मतलब वो कभी कभी ऐसा हो सकता है वो दुनिया का डीए भी है और बीआई भी है, ऐसा हो सकता है। ऐसा कब होगा? जब वो अगर मेरे बिजनेस का डैशबोर्ड पे सब कुछ लाके दे रहा है, मुझे सेल्स दिख रहा है, मुझे रेवेन्यू, मुझे एक्सपेंस सब दिख रहा है, मेरे बिजनेस का 360 डिग्री जब दिख रहा है मेरे बिजनेस का, तो कुछ लोग उसको बीआई कहेंगे और कुछ लोग बोलेंगे तो डीए है। बात तो सही है। ऐसा डीए जो बिजनेस के बारे में होता है उसको बीआई कहते हैं, अदरवाइज नॉर्मल डीए होता है। जैसे इंडिया के पॉपुलेशन का दिया तो वो केवल डीए है, वो बीआई नहीं है। लिखो एग्जांपल ऑफ डीए, स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, स्टैटिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ये किसके बारे में लिखा आपने? डीए, स्टैटिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। और बीआई में क्या लिखोगे? बिजनेस डैशबोर्ड, बिजनेस डैशबोर्ड, बिजनेस ग्राफिकल डैशबोर्ड, बिजनेस ग्राफिकल डैशबोर्ड।
ग्राफिकल डैशबोर्ड, अरे डैशबोर्ड आता है ना, कल दिखाता है, बार चार्ट पाई चार्ट सब दिखता है, ऐसे ग्राफ्स दिखते हैं बहुत सारे. विच शोज एग्जाम लिख रहा ना, विच शोज which shows various key performance indicators, which shows various key performance indicators, which shows various performance indicators like sales, expenses, profit, geographical expansions, कहाँ पे कितना आपने सेल किया, कौन से स्टेट में, किधर, प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस, एक्सेट्रा. ओके, ये सब क्या है बताओ? ये प्योरली, ये डीए तो है ही, ये जो लिखा, पर बीआई भी है. ओके, अब आपको यहां पे देखना है, इसके कल इनसाइड डेटा एनालिटिक्स में आपको 3 बच्चे दिख रहे होंगे कॉलम नंबर 3 में. कल यही क्वेश्चन हमने किया था. डेटा कलेक्शन, फाइंड एंड फिक्स डेटा क्वालिटी प्रॉब्लम्स एंड बिल्डिंग एनालिटिकल मॉडल. कल यहां पे उमेश भी आए थे, साथ में एक कपल भी आए थे, और उनके द्वारा सबसे अंतिम में क्वेश्चन हमने समझा था. आप बताओ डेटा कलेक्शन की जरूरत क्या है डेटा एनालिटिक्स में? अगर आप इंडिया के पॉपुलेशन का एनालिटिक्स कर रहे हो तो आपके पास में डेटा ही नहीं है. घर घर पे जाके आपने डेटा कलेक्ट किया ही नहीं है, तो आप कैसे एनालिटिक्स करोगे? तो पॉइंट 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कलेक्ट डेटा. इफ यू डोंट कलेक्ट डेटा, यू कांट डू एनालिटिक्स. प्लीज राइट डाउन, हरी अप, लगा दो चिट्ठियां इस नाम पे, प्लीज लगा दे चिट्ठी डेटा कलेक्शन के नाम पे. डेटा कलेक्शन के लिए एक चिट्ठी लगेगी. छोटू, आई लव यू छोटू. आप चिट्ठी, वहां पे आपने एक चिट्ठी लगाए होगी जिसका नाम डेटा कलेक्शन होगा. लिखो, डेटा एनालिटिक्स इज नॉट पॉसिबल. व्हाट आर यू डूइंग यार? डेटा एनालिटिक्स इज नॉट पॉसिबल. डेटा एनालिटिक्स is not possible without collection of data. Example, population analysis. भारत की पॉपुलेशन का एनालिसिस is not possible without सेंसस. ऐसा बोलते हैं उसको, मैं स्पेलिंग से बोल रहा, CENSUS. हाँ, विदाउट सेंसस, collecting data of population. अब पॉइंट नंबर 2 क्या है? फिक्सिंग लिखा है. फिक्सिंग वहां पे लिखो. पॉइंट नंबर 2 में क्लींजिंग, वहां पे लिखो क्लींजिंग. पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे क्लींजिंग. क्या क्लींजिंग? लिखो साफ सफाई. क्या सफाई करना है? आपके पास में जो डेटा है ना, उसमें बहुत सारी चीजें अनवांटेड होगी. लिखो, हियर वी रिमूव unwanted data which is not useful for analytics, which is not useful for analytics, which is not useful for analytics.
आप उनको निकाल देंगे जो काम का चीज नहीं है वहां पे। एग्जाम्पल अभी देखो कैसा होता है, जब कोई आप पॉपुलेशन में बहुत सारी चीजें कलेक्ट कर रहे हो, तो आप उसमें लिखे जाके हम एक घर पे गए थे, दादी माँ की एज इतनी थी, उनकी तबीयत खराब थी, फिर हम बैठे चाय भी ली उनके साथ में। आपने सब डेटा घर घर जाके कलेक्ट किया। यहाँ पे गए थे उन्होंने चाय ऑफर नहीं करी, या गए तो उन्होंने जूस ऑफर किया था, हम घर, अरे व्हाट व्हाई डू वी नीड सच काइंड ऑफ, वो क्या कर रहे थे, किस हालात में थे, मैं घर गया था उनके घर में माहौल चल रहा था। मे बी यू आर हैविंग सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज नॉट इवन रिक्वायर्ड फॉर द एनालिसिस। लिखो पॉइंट नंबर 3 में आएंगे, एंड पॉइंट नंबर 3 का नाम पढ़ो, बिल्डिंग एनालिटिकल मॉड्यूल। अच्छा एग्जाम्पल था क्या? एग्जाम्पल लिखो ना, कुछ भी लिखो आप। एग्जाम्पल नंबर ऑफ कार्स बाइक्स दे हैव। अभी घर पे जाके आपने चेक किया लोग इसमें कितनी गाड़ियां कितने बाइक्स है। पॉपुलेशन से क्या संबंध है गाड़ी का? क्या संबंध है पॉपुलेशन का और कार का? आप ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, छिछोरो लिखो, मुझे नहीं बात करना उसके ऊपर। हाँ आगे लिखेंगे। व्हाट इज पॉइंट नंबर 3? व्हाट इज पॉइंट नंबर 3? बताओ ये क्यों जरूरी है? यही तो जरूरी है। अभी तक तो आपने गेहूं रेडी किया, आटा तो यही निकलेगा। आटा पॉइंट नंबर 3 में निकलेगा। पहले में गेहूं कलेक्ट किया, दूसरे में गेहूं को साफ किया। गेहूं खाते हैं आटा खाते हैं? तो पॉइंट नंबर 3 में आटा मतलब कि गेहूं को पिसाएंगे, यानी कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है ना, अभी वो पॉइंट नंबर 3 में उसका एनालिटिकल रिपोर्ट बाहर निकलेगा। लिखो विद द हेल्प ऑफ पॉइंट नंबर 3 के लिए काय को बोला, एक लाइन लिखो प्लीज। विद द हेल्प ऑफ with the help of this model, we are getting various with the help of this model एक लाइन लो। with the help of this model we are getting various analytical reports. We are getting various analytical reports. इतना लाइन लिखवा दो बस। Analytical reports subjects है ना, सुनेंगे ना आप? सुन लेना एक बार, ये चीजों में टाइम डालना बहुत काम में आता है। ओके दोस्तों चालू करें। अंडरलाइन द वर्ड। सबसे पहले बीआई का सबसे बड़ा फायदा आपके सामने है। इस समय कहते हैं कि आपका डिसीजन मेकिंग एक्सेलरेट होगा। आपका डिसीजन मेकिंग एक्सेलरेट होगा। अंडरलाइन द वर्ड। आप डिसीजन फास्ट ले पाएंगे बिकॉज सारा कुछ आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। नंबर 2 आपको लिखा है यहां पे ऑप्टिमाइज इंटरनल बिजनेस प्रोसेस लिख रहा है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हर प्रोसेस अच्छी हो जाएगी। अब जानते हो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? बीआई एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी वजह से आपके स्क्रीन पे बहुत सारे चार्ट्स और ग्राफ्स दिखते हैं। अरे बोलो भाई, ऐसे ही होता है। और वो चार्ट्स और ग्राफ की वजह से क्या होता है पता है? आपके डिसीजन लेने में बहुत आसानी हो जाती है। सब कुछ जो आपको खुद को जाके टैली में देखना नहीं पड़ता, वो सब कुछ स्क्रीन पे आता है। तो अंडरलाइन द वर्ड एफिशिएंसी। कम समय में आपका ज्यादा काम हो जाएगा। एफिशिएंसी। ड्राइविंग न्यू रेवेन्यूज। ये क्या सीन है भाई? यानी कि आपको यहां पे स्क्रीन पे दिख रहा है, सारी चीजें दिख रही है। आपको दिख रहा है कौन से स्टेट में सेल कम है, कौन से स्टेट में ज्यादा है। तो बोलो आगे क्या होगा? जिस स्टेट में सेल कम है आप वहां पे अपना काम और करो तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। आगे लिखा है गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास में अगर ऐसा वाला सॉफ्टवेयर होगा जहां पे स्क्रीन पे सब कुछ दिखता होगा, और जिसके पास में नहीं होगा, कंपैरेटिवली किसका काम आसान होगा? जिसके पास में, इसलिए उनको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है उनको। एडवांटेज मिल रहा है। ये सारी बातें 5 बातें समझ आ रही है एवरीवन?
बोलो कौन सी बातें लिखिए। एक, आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा हो जाता है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन में आपस में लोग अच्छे से कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं, उसके बाद में आपके रेवेन्यू बढ़ जाते हैं, और उन्होंने एक बात नहीं की, जिसके पास में है उसके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाता है। ये हमारा यहाँ का क्वेश्चन खत्म हुआ है। उसकी प्रीवियस पेज पे हमने XBRL को देखा था। क्या तुम्हें याद है XBRL क्या है? एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं इसको। याद है सभी को? क्या हम लोग टैली पे लिखेंगे या XBRL में लिखेंगे? नहीं, हम लोग लिखेंगे तो टैली में ही, पर जब गवर्नमेंट को सबमिट करना है हम लोग किस में लिखेंगे? XBRL में लिखेंगे। एवरीबॉडी, तो क्या होता है, XBRL की एक भाषा है जो किसको चलती है? ऑल ओवर दी वर्ल्ड चलती है। ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। बात करने की बिजनेस रिपोर्टिंग के, नाम लिखा है एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, ऐसा नाम है उसका। तो इट्स रिपोर्टिंग लैंग्वेज। तो आपका P&L अकाउंट है, आपका बैलेंस शीट है, किसी को भी देना है, गवर्नमेंट को देना है, तो किसमें करेंगे? कौन सी कंपनीज को एप्लीकेबल जो लिस्टेड है, जिसका टर्नओवर 100 करोड़ है उससे ज्यादा है, पेड अप शेयर केवल 5 करोड़, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल तो वहां पे ये लगता है। आप बताएंगे XBRL में जो इन्वेस्टर्स है उनको क्या फायदा होता है? जैसे सॉफ्ट बैंक को क्या फायदा हुआ? सॉफ्ट बैंक को अब वो डेटा अपनी भाषा में कन्वर्ट करने का मौका है, वो जापानीज में भी कन्वर्ट कर सकती है, अपने हिसाब से डॉलर में कन्वर्ट करना तो वो करेंसी भी कन्वर्ट कर सकती है। तो जितने भी लोग जो है जिनको कंपलसरी किया हुआ है या जो इन्वेस्टमेंट सीख करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए उन्होंने? अपना डेटा जो टैली का वो XBRL में कन्वर्ट करना चाहिए। XBRL डॉक बनेगा, वो डॉक किसको भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो, उसमें एक वर्ड है टैक्सोनॉमी। यहां पे आप लिखा है एक शब्द का एक ही मतलब होगा, यानी कि सन्ड्री डेटर है, कोई डेटर है, कोई बिल्स रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल है, वो सब बुला दो, आपको सन्ड्री डेटर लिखना है। एवरीबॉडी बोलो जल्दी से। तो अरे अभी टाटा है, TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो, ये सारी IT कंपनीज है, तो उनकी बैलेंस शीट को हम लोग कंपेयर क्यों कर पाएंगे? उनके P&L को कंपेयर क्यों? बिकॉज सब लोग एक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, या एक भाषा है, या फिर एक रूल्स को है, दे आर फॉलोइंग व्हाट द सेम रूल्स, सेम लैंग्वेज, एवरीबॉडी। ओके, तो फिर क्या होगा? वी आर एबल टू कंपेयर। तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा, अगर उसको 3-4 कंपनी में से एक में इन्वेस्ट करना है तो सबसे आसानी से, जब XBRL नहीं था तो क्या था, कोई AR लिख रहा था, कोई BR लिख रहा था, कोई डेटर, कोई SD, तो कंपेयर कैसे करेगा जो इंसान कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है? तो इसलिए वो सब चीजें आई। आप बताएंगे XBRL के यूजर्स कौन कौन है, ये आपके सामने स्क्रीन पे बताना। एक तो गवर्नमेंट यानी कि ROC इसको यूज करती है, रेगुलेटर यानी कि RBI है, SEBI उसका यूज करती है, उसके बाद में इसके यूजर्स जो है वो इन्वेस्टर्स भी है, डेटा एनालिटिक्स जो करते हैं वो डेटा प्रोवाइडर जिसको हम लोग moneycontrol.com बोलते हैं वो भी है, अकाउंटेंट जो अपने क्लाइंट्स के लिए उसको यूज करता है, एंड व्हाट इज द लास्ट पॉइंट? कंपनीज तो कंपलसरी है। डेटा प्रोवाइडर का एग्जांपल कौन हो गया? moneycontrol.com। एनालिस्ट इन्वेस्टर यानी कि सॉफ्ट बैंक, अकाउंटेंट हम अपने क्लाइंट्स के लिए करेंगे, गवर्नमेंट का एग्जांपल है ROC, कंपनीज यानी कि आप बता दें लिस्टेड कंपनी जो 100 करोड़ 5 करोड़, और रेगुलेटर यानी कि सेबी सबको बोलता है कि हमें उसी फॉर्मेट में दीजिएगा। यह हो गया। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने ये लिखा है XBRL के इंपॉर्टेंट फीचर्स। क्या है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ XBRL? XBRL एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, क्या बोलते हैं इसको? क्या है ये? इसके 4 फीचर्स है, DSLR। बोलो D फॉर व्हाट? यानी कि इसमें बोलते हैं सन्ड्री डेटर, तो सन्ड्री डेटर ही होगा, आप जो लिख रहे हो भूल जाओ। हाँ, S फॉर व्हाट? यानी कि सॉफ्टवेयर का सपोर्ट मिलेगा, बहुत लोग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं और उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। L फॉर व्हाट? आप अपनी भाषा में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड R फॉर व्हाट? रूल्स, यानी कि अगर आपने उसके मोबाइल नंबर 10 का आपने 9 का दिया, रिजेक्ट हो जाओगे। पिन नंबर 6 का है, आपने 5, तो उसके बॉडी में 6 का चाहिए, आपने 5 दिया तो बोलेंगे नहीं मुझे नहीं चाहिए, यानी खराब चीज वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो खत्म हो गया। राइट? ये आप याद करोगे। DSLR एक बार। D फॉर व्हाट? डेफिनेशन। S फॉर व्हाट? L फॉर? एंड R फॉर व्हाट? रूल्स। अब बताएंगे दोस्तों, यहां पे एक लेफ्ट साइड में क्वेश्चन है, व्हाई बिजनेस रिपोर्टिंग इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात, ये हमने क्वेश्चन किया भी था, अरे हमने वो मामा अर्थ और उनका देखा था ना, बिजनेस रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है, P&L अकाउंट बैलेंस शीट जरूरी क्यों? जो आप जो अपने शब्दों से बोल नहीं सकते, आपके शब्दों से ज्यादा आपकी बैलेंस शीट बात करती है। तो अंडरलाइन द वर्ड एक्सप्लेनेशन, आपके बारे में वो एक्सप्लेन करती है कि आपको है कौन, एक्सप्लेनेशन। दूसरी बात क्या लिखा है? अरे बोलो यार। बिजनेस रिपोर्टिंग इसलिए जरूरी है कि आप अपने स्टेक होल्डर, अपने एम्प्लॉइज को, अपने गवर्नमेंट को, बैंक को, सबको बता सकते हैं कि मेरी परिस्थिति क्या चल रही है, मैं किस हालत से चल रहा हूं। तो वो लगा है। यानी कि दोस्तों आपको पता नहीं, बायजूस के बैलेंस शीट को देख के लोग समझ जाते हैं कुछ हौली कंपनी है, क्यों ले। मामा अर्थ का ये 1000
टाइम्स का वैल्यूएशन देख के हमको समझ आता है क्या क्यों पैसे लगाए। यानी कि जितने स्टेक होल्डर्स उनके होते हैं उनको समझ आता है कंपनी क्या चल रही है, अच्छी है क्या बुरी है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, आपके बारे में आपकी बैलेंस शीट बहुत डिटेल में बता दी है, आप है कौन, आपके स्टेक होल्डर आपको समझ पाते हैं। तीसरी बात क्या लिखी है, अरे मुझे टैक्स भरना है तो बैलेंस शीट को देख के भर दूंगा ना यार। मुझे कुछ भी, मुझे सेल्स कितना करना है, प्रोडक्शन कितना करना है, ये सारे निर्णय हम लोग, अरे बिजनेस रिपोर्टिंग मतलब P&L अकाउंट, बैलेंस शीट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, है ना, उस टाइप की चीजें। तो उससे क्या, अगर P&L अकाउंट है तो आपका टैक्स का डिसीजन होगा। और लास्ट में क्या लिखा है, वो लोग अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते जिनका बैलेंस शीट और P&L पे पकड़ नहीं है। एग्जाम्पल बायजूस, पॉइंट नंबर 4। बिकॉज अगर आपका फाइनेंस ही आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर क्या ही बिजनेस करेंगे। तो चार बताओ, 4 बातें। बिजनेस रिपोर्टिंग, अभी ये XBRL की बात नहीं कर रहा है। फिर आप बोलेंगे XBRL में क्यों क्वेश्चन आया, XBRL इज अ बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। तो इसलिए वो बता रहे बिजनेस रिपोर्टिंग का क्या महत्व है, और वो महत्व है इसलिए उसको अच्छी भाषा में दो। तो पहले बताइए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है, अच्छी इंपॉर्टेंस, फिर उसको कौन सी भाषा में देंगे, अच्छी भाषा में देंगे। कौन सी भाषा है अच्छी, XBRL, ओके बोलो XBRL, एक्स फॉर व्हाट, एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, ये भाषा है बिजनेस रिपोर्टिंग की। तो बिजनेस रिपोर्टिंग क्यों लगाते हैं, नंबर 1 आपके बारे में अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए, स्टेक होल्डर को बताने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। और लास्ट पॉइंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल आज तक नहीं बन पाया विदाउट व्हाट, बिजनेस रिपोर्टिंग। आपके पास में अगर बैलेंस शीट का पकड़ नहीं है, आपको P&L समझ में नहीं आती, तो आप बिजनेस में कामयाब। उसके प्रीवियस पेज पे आज ही हमने देखा है इंटीग्रेशन पॉइंट। आपको क्या लगता है ERP के मॉड्यूल्स जो अपन बहुत सारे परचेस करते हैं, आपस में एक दूसरे लिंकिंग होती है कि नहीं होती है। जैसे बताओ एग्जाम्पल, आप बताओ सेल्स का संबंध किससे होना चाहिए, सेल्स का संबंध डिस्पैचर टेक्नोलॉजी से होना, सेल्स का संबंध प्रोडक्शन से होना चाहिए, फाइनेंस से होना चाहिए। बताओ परचेस के संबंध किससे होना चाहिए। एग्जाम्पल, परचेस को पता होना चाहिए क्या सेल हुआ है, परचेस को पता होना चाहिए प्रोडक्शन में क्या चालू है, लाइक दैट। परचेस के संबंध फाइनेंस से होना चाहिए, बिकॉज जो परचेस है उसको पता तो होना चाहिए ना फाइनेंस है भी कि नहीं, और परचेस करने के बाद में फाइनेंस को डेटा जाना चाहिए कि मैंने परचेस कर लिया है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स, ऐसे बहुत एग्जाम्पल होंगे, अनेक होंगे। ओके, प्रीवियस पेज पे आना। आपने MIS के बारे में सुना है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, क्या मतलब है इसका। एनी सॉफ्टवेयर, आपने जो चिट्ठियां लिखी होती है उसको पढ़ना भी होता है, ऐसा हौले से बैठो मत क्लास में। हाँ, एनी सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड यू वाइज रिपोर्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, MIS। कोई भी सॉफ्टवेयर आपको, जो जैसे टैली है, SPC का सॉफ्टवेयर, जो अगर वाइज रिपोर्ट दे दे तो उसको हम लोग कहते हैं वो, हाँ। MIS में क्या होता है बताओ, जैसे आपको टैली आपको डेटर वाइज देगा, आपको बिल्स रिसीवेबल वाइज देगा, आपको डेट वाइज देता है, स्टेट वाइज, TDS वाइज, जैसे SPC का सॉफ्टवेयर सब्जेक्ट वाइज, प्रोडक्ट वाइज, टीचर वाइज, सब वाइज रिपोर्ट देता है। ऐसे वाइज रिपोर्ट किसको देंगे, मैनेजर को देंगे, और मैनेजर उसको देके क्या लेगा, डिसीजन लेगा। तो एनी सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स रिपोर्ट्स टू द मैनेजर फॉर टेकिंग इज कॉल्ड एज। तो MIS जो SPC का सॉफ्टवेयर ERP MIS है, वो तो दुनिया का हर ERP MIS तो होगा ही, पर हर MIS ERP कैसे होगा। अब टैली MIS है पर ERP थोड़ी ना है। ओके, अब बताएंगे MIS के अंदर 4 चीजें होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन है उसकी इन्फॉर्मेशन स्टार हो जाए। S फॉर स्ट्रक्चर, T फॉर स्ट्रक्चर, T फॉर टाइमलीनेस, A फॉर, यानी स्ट्रक्चर है कि उसकी इन्फॉर्मेशन इजी टू यूज होना चाहिए, यानी T फॉर जब मैं डिसीजन ले रहा हूं तुरंत ही टाइम पे उसका डिसीजन आए, टाइम पे इन्फॉर्मेशन। A फॉर एक्यूरेट, यानी कि उसमें एरर नहीं होना चाहिए। और R फॉर क्या होना चाहिए, आई रिपीट, S फॉर व्हाट, मतलब क्या हुआ, वो इजी टू यूज होना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन टाइम पे आना चाहिए, वो कभी एरर वाला नहीं होना चाहिए, और रेलेवेंट। अगर मैं बिजनेस कोचिंग के हूं तो कोचिंग वाला डेटा दिखा, तो बाकी क्यों दिखा रहे हो आप, इसको स्टार कहते हैं। आगे अगला प्रश्न है, बाजू में आपको 5 मॉडल दिख रहे हैं, बताएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। ऐसा कौन सा मॉडल है जो कस्टमर से अच्छे संबंध बनाता है, ऐसा कौन सा मॉडल है जो यहां पे आपको ब्लिंकिट से टाइम पे ऑर्डर पहुंचाता है। वो जो अंकल आए थे वो किस में आए थे, वेरी गुड। आप बताएंगे, अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं हूं लोधा बिल्डर्स हूं, मैं गोदरेज प्रॉपर्टी, जो मेरे बहुत सारे अलग जगह प्रॉपर्टीज है, मैं सबको यहां से बैठ के कंट्रोल करना चाहता हूं। आई नीड अ प्रोजेक्ट। अगर मैं महिंद्रा हूं और मैं थार को टाइम पे प्रोड्यूस करके, या XUV 700 को टाइम पे प्रोड्यूस करके टाइम पे देना चाहता हूं, तो मेरे पास होना चाहिए प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जितना लोग मांग रहे हैं उतना हमारे पास में प्रोडक्शन होना चाहिए। आप बताओ इसमें से कौन सा ऐसा मॉडल है जो वो है, जो आपका बहुत सारे, जो अपने रिलायंस का फैक्ट्री देखा था उसमें बहुत सारे मशीन्स थे, तो वो होता है प्लांट एंड मशीन्स। क्या करते हैं उससे, आपके इतने लाखों मशीन्स होंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी वो आउटडेटेड हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मेंटेनेंस टाइम पे नहीं, वो खराब हो गई, जिसके सबका प्रोडक्शन हॉल्ट पे चला गया।
आपके प्रोडक्शन टाइम पे मशीन बंद होंगी तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। पता है ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? आपकी जितनी मशीन उसका डेटा वहां पे रहता है, किससे लिया, कब मेंटेनेंस आएगा, वो सब आपको लिख देना है। बाद में आपको ही बार बार रिमाइंडर देगा, इसका मशीन का मेंटेनेंस करा लो, खराब होगी, मेंटेनेंस करा लो, खराब होगी। इसको बोलते हैं प्लांट एंड मेंटेनेंस। एवरीबॉडी गॉट इट? ओके, नाउ दोस्तों इसमें से बताओ मैं किस की बात कर रहा हूं अभी। You have to tell me guys, I am talking now out of this 6 models you have to select one. Okay, now tell me I am talking about any software जो आपके इतने लाखों एम्प्लॉइज है। सपोज you are a Walmart और आपके इसमें 23 lakhs एम्प्लॉइज है। now you want to maintain their salary and HR and bonus and everything. tell me कौन सा मॉडल है वो। वहां पे एचआर मॉडल आएगा तो एचआर मैनेजर को खुद से हाथ से सैलरी बनाने की जरूरत नहीं, कौन कितने बजे आए, कौन कितने बजे गया, उनका सैलरी, उनका सब कुछ अपने आप बनता है। क्लियर है? आगे बताइए इसमें से कौन सा मॉडल है जो आपको बैलेंस शीट दिखाएगा, पेंडल अकाउंट दिखाएगा, आपका बिल्स रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, सबको है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये सॉफ्टवेयर भी हमने यहाँ पे आपको दिखाया था। ये सारे सॉफ्टवेयर हमने मॉडल्स देखे हैं। बताओ ईआरपी में कितने मॉडल्स होते हैं? 1 या 11 मॉडल्स है। आपको कितने परचेस करना है? क्या हम लोग एक मॉडल ले सकते हैं? क्या आपने जरूरत के हिसाब से 1-2 कम भी कर सकते हैं? अगर मुझे प्रोडक्शन नहीं चाहिए तो नहीं लूंगा, तो फिर चलेगा क्या? अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन नहीं है या प्लांट ही नहीं है तो मैं उनको नहीं बाय करूंगा। आप बताओ इसमें से कौन सा मॉडल जो वो करता है? आप समझो एक वैक्सीन बना रहे हो, आप पार्लेजी बना रहे हो, आप एलजी टीवी बना रहे हो, आप कार, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा पहले? तो यहाँ पे क्या करता है इस मॉडल में? पहले हम लोग इसमें क्वालिटी का मात्रा स्टैंडर्ड सेट करते हैं और जब वो एक्चुअल जाता है वो चेक करता है कि जैसे अगर मतलब पूरे पार्लेजी और जो मैकडी वाले जो बन रहे हैं, जो कोक बन रही है, आप सवाल उठ रहे कि मैकडी में हर जगह पे एक जैसा बर्गर कैसे मिलता है, कि उसकी जो क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड कैसे। अभी कोई चाय का रेस्टोरेंट देखो आप, वो हर जगह पे सेम क्वालिटी मेंटेन कर रहा है चाय की, कैसे मेंटेन हो रही है? उसका फॉर्मूला ही वहां से बन के आ रहा है। मैकडी का फॉर्मूला, केएफसी का फॉर्मूला, पार्लेजी का फॉर्मूला या कोई हल्दीराम आलू भुजिया का फॉर्मूला, ये सब ईआरपी से बन के आ रहा है। और जहां पे मैन्युफैक्चरिंग वाले अगर 10 प्लांट भी होंगे तो उनका टेस्ट सेम आएगा। बताओ क्यों? यू गेटिंग इट? एवरीबॉडी कम ऑन। दोस्तों बताओ उसके बारे में, नहीं बोलो ना, कुछ भी बोलो। आप बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं जहां पे आप वो कर सकते हो। अगर मेरे शॉप पे कोई आया, वो मुझे पूछेगा कि ये ऑडी मुझे खरीदना है, तो फिर उसका मैं लीड लिख के रखूंगा, फिर उसको मैं पटाऊंगा, फिर उसको मैं उसके डेटा को लिखूंगा। तो अब मैं यहाँ पे ऑडी का ऑर्डर बुक कर रहा हूं, अपने आप मेरे डिस्पैच वालों को मालूम चल रहा है, वो डिस्पैच कर देगा। ये सब कौन सा मॉडल है? सेल्स मॉडल है। आपको पता है ये 6 स्टेप्स मैंने बोल के बताई थी आपको। बता आप ऑडी लेने गए तो ऐसा तो नहीं कि भैया 2 ऑडी निकाल दो, ये कोई टोमेटो 2 किलो टोमेटो अलग मतलब 2 ऑडी निकालना, मतलब ऐसा तो नहीं कोई जाके ऑडी दे दो मुझे। तो क्या होता है ना बच्चों, वहां पे क्या करना पड़ता है आपको? पहले प्री सेल होता है जहां पे वो आपको पटाता है। फिर ये तो सिर्फ ये ईआरपी के नहीं, इन जनरल सेल्स की स्टेप्स है। नंबर 2 में क्या होता है? वो पड़ जाता है, यानी कि आपको ऑर्डर देगा। तीसरी बात, इन्वेंट्री को बोलेंगे भैया माल निकाल इसका। चौथे में माल निकाल के देते हैं, पर वो बोलते हैं भैया अभी रुक जा, शोरूम से बाहर मत निकाल, ये बिल 5 नंबर में बिल, 6 पहले पैसा के पहले बिल। आप रेस्टोरेंट में क्या बोल रहे हो? भैया पैसे दे दो डायरेक्ट। अब बोले भैया कितना हुआ? पहले बिलिंग, ऑब्वियसली ये तो होगा ना, धंधा तो ऐसे ही होगा। बताओ 6 पॉइंट क्या? नंबर 1 प्री सेल हो गया, सेल्स ऑर्डर हो गया। नंबर 3 इन्वेंट्री, देन डिलीवरी एंड देन बिलिंग। ये सब काम के लिए बताओ आपको लगता है ईआरपी की जरूरत है? कैसे बताओ क्या क्या करेगा ईआरपी? आपका लीड भी आया, लीड भी लिख के रखेगा वो आपको एक सॉफ्टवेयर दिखाया था, देखो उसमें लीड ऑर्डर ऐसा आ रहा था, इसका प्रॉपर डेमो भी दिखाया था। फिर क्या होता है जब वो सेल हो जाता है उसके हम लिखते हैं वो लीड नहीं है, वो सेल हो गई। जैसे सेल हो जाता है अपने आप इंफॉर्मेशन डिलीवरी हो जाती है, वो अपनी कार रेडी करेगा, अपने आप इंफॉर्मेशन अकाउंट डिपार्टमेंट में जाएगा, वो बिलिंग रेडी करेगा, आपस में बात कोई नहीं करेगा। कई जगह पे तो ऐसा होता है सेल एक जगह पे होता है, डिलीवरी बहुत दूर होती है, तो आपस में बात थोड़ी ना करेंगे, इधर लिखा उधर गया। इट्स कॉल्ड एज व्हाट? ईआरपी। आपको समझ में आया सारी चीजें? बताओ व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोलिंग मॉड्यूल? अरे कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड एक्चुअल क्या है? बताओ क्या करना होता है? आप जानते हो कुछ ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्टिंग अगर बढ़ जाएगी ना उसका सेल अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या होता है ना, आप बाजार में अपन ये नहीं बोल सकते मेरे को इतना खर्चा आ रहा, फिर वो बोलेंगे तेरे को खर्चा तू बंद कर दे, क्योंकि तेरे कॉम्पिटिटर्स ने इतने सस्ते में बेच रहे हैं, तो जो प्राइस पॉइंट मैच करना पड़ता है। तो आपको इंडिया में रिवर्स कैलकुलेशन चलता है, एमआरपी पहले डिसाइड हो जाती है और फिर आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है कि मुझे इतने खर्चे में माल बनाना है, तो इसलिए आपको कॉस्टिंग पे कंट्रोल होना चाहिए। तो फिर स्टैंडर्ड हम लोग डाल देंगे, एक्चुअल में वो उतरेगा। ये इतने टाइप के आपने देखोगे कॉस्ट एलिमेंट। आपने कल याद है आपने देखा था कॉस्ट एलिमेंट?
कॉस्ट एलिमेंट में क्या था? ये तो पूरा ओवरव्यू है, टोटल कितना कॉस्ट होना चाहिए और टोटल प्रॉफिट, ये वो है। अरे भाई इस साल का एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस 30 करोड़ का है, तो हम होने का तो चक्कर कितना है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये पूरा टोटल है, कॉस्ट सेंटर टोटल नहीं है। ये एचआर में इस साल कितना खर्चा करना है, मार्केटिंग में कितना खर्चा करना है, अकाउंट में कितना खर्चा होगा, R&D में कितना, ये डिपार्टमेंट वाइज है। एक्टिविटी बेस्ड क्या होता है, इधर से इंटरनल, इधर से उस डिपार्टमेंट में जा रहा तो वो कॉमन खर्चा कितना होना है। इंटरनल ऑर्डर्स क्या होता है? अच्छा वो इंटरनल ऑर्डर्स था, इंटरनल ऑर्डर्स देखना क्या है, ये इंटरनल ऑर्डर्स और एक्टिविटी बेस्ड, ओके। उसमें से ई वाला पॉइंट जो पता है वो प्रोडक्ट कॉस्ट है, पता है वो क्या प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है? ये देखो यहां पे अगर मैं बी पॉइंट देखता हूं ना तो मुझे लगता है बी पॉइंट तो ये एचयूएल का टोटल मार्केटिंग का खर्चा है, पर ये जो ई वाला पॉइंट है वो टोटल नहीं, एक ऐसे लक्स का कितना खर्चा होना चाहिए, ये एक एक प्रोडक्ट का है, लक्स का कितना, लाइबॉय कितना, सर्फ एक्सेल कितना, वो है। और ये वाला कौन सा था, कॉस्ट सेंटर, ये पूरा टोटल मार्केटिंग, चाहे वो लक्स हो के लाइबॉय सबका मिला के, और ई में तो सिर्फ एक का, तो हम लोग लिखेंगे लक्स बनाने के लिए स्टैंडर्ड 10 रुपए लगना चाहिए, तो चेक करेंगे एक्चुअल में कितना लगा। इज इट ओके? अब क्या है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, और लास्ट में लिखा प्रॉफिट सेंटर। ये प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है कि हम लोग अभी ऊपर वाले 5 पॉइंट कॉस्ट के बारे में, खर्चों के बारे में, ये खर्च के बारे में, वो बोला कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए था और कितना कमाया है वो कंपेयर करके बताएगा। और प्रॉफिट सेंटर यानी कि अगर मैं आईटीसी हूं तो मेरे सिगरेट से मैंने कितने पैसे कमाए, फिर मैंने एफएमसीजी से कितना कमाया है ना, मैं नोटबुक से कितना कमाया, फिर मैंने होटल से कितना लिया, फिर आईटी से कितना। तो एक कंपनी के बहुत सारे काम होते हैं, तो हर एक को प्रॉफिट सेंटर बोलते हैं। सिगरेट इज अ प्रॉफिट सेंटर, नोटबुक इज अ प्रॉफिट सेंटर, एफएमसीजी प्रॉफिट सेंटर, नोटबुक प्रॉफिट सेंटर, समझ में आ रहा है? आईटी, ये तो आईटीसी कंपनी जो कल बात की थी ना, सुट्टा बनाती, इनके बहुत सारे प्रॉफिट सेंटर्स है। तो क्या लिख के रखेंगे वहां पे, सिगरेट से हमें इतना आना चाहिए था, फिर चेक करेंगे कितना आया है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट सेंटर्स। सर एवरीबॉडी गॉट इट? ये क्या पढ़ा हमने पूरा? तो अब ये काम करना, ये जो सिर्फ लास्ट वाला 6 वाला मेरा बाकी वो मैंने पढ़ा है नहीं। आप मैं 5 की बात करूं, आप बताओगे मैं किसकी बात कर रहा हूं? ऐसा कौन सा मॉड्यूल है जो आपकी क्वालिटी अच्छी करेगा? ऐसा कौन सा मॉड्यूल आपके एम्प्लॉय का सब डेटा मेंटेन करेगा? ऐसा कौन सा है जो आपको बैलेंस शीट बताएगा? ऐसा कौन सा है जो आपकी लीड के ऊपर फोकस करेगा? ओके, ऐसा कौन सा है जो आपका स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्टिंग करवाएगा? सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या आएगा? 11 में से एक मॉडल आएगा पक्का, मतलब 11 तो आ नहीं सकते, एक आएगा, और एक को आपको लिखना है इसमें ये फीचर है और फीचर की जरूरत क्या है। भाई ये तो है, फिर क्या फायदा? अब बताओ फाइनेंस से क्या फायदा, बैलेंस शीट क्यों चाहिए? अरे कॉमन सेंस से क्यों चाहिए? वो बोल रहा है एसपीसी में आपने टैली क्यों रखा? भाई मेरा जो अकाउंटेंट वाला है वो बोलता है कि मेरे को ईआरपी में नहीं जाएगा, आप मुझे टैली यूज करने दो, पर मैं चाहता हूं तो टैली कल्चर के बंद करवा के ईआरपी में फाइनेंस घुसेड़ दूंगा। वो मैं प्लानिंग में हूं ताकि मेरे को आज मेरे को बैलेंस शीट देखने के लिए ईआरपी को छोड़ के टैली देखना पड़ता है। तो आई एम यूजिंग टू सॉफ्टवेयर जो मेरे लिए अच्छा नहीं है। मैं फाइनेंशियली मतलब क्या आईटी वाइज ईआरपी वाइज मैं बहुत हेल्दी साउंड नहीं कर रहा हूं कि मेरे पास इसके लिए अलग उसके लिए अलग है। कैसा होना चाहिए? दोनों का मिला के एक होना चाहिए ना, तो तब से मजा भी आएगा बहुत। अभी थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने फाइनेंस वाला था, मैं उसकी प्लानिंग में हूं। आप बताएंगे इसमें से कौन सा मॉड्यूल है जो आपका वो कराएगा, कॉस्ट में कंट्रोल कराएगा? वेरी गुड। इसमें से कौन सा मॉड्यूल है जो आपके कस्टमर से संबंध बनाएगा, टाइम पर डिलीवरी करवाएगा? आपके बहुत सारे मशीन्स अगर है, आपका प्रोडक्शन उतना ही होगा जितना जरूरी है, कभी कम नहीं होगा कभी ज्यादा नहीं होगा। लास्ट में उसके बारे में बताओ। आप लोधा बिल्डर, आपके पास में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, तो आपका हर प्रोजेक्ट में कितना सीमेंट है कितना स्टील है यहां से कंट्रोल कर पाओगे। ओके, तो ये जब ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको मतलब बहुत अच्छा फील होना चाहिए। सिलेबस में 11 मॉडल को कम से कम 15-20 पन्नों में लिखा है उन्होंने, तो उसमें उतना टेंशन वाला काम नहीं है। आप पढ़ोगे तो आपको एक समझ आ रहा है, आपको पता है हर एक का अलग अलग वो है ना, यूटिलिटी अलग है। तो आपको एग्जामिनेशन में 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है, तो आपको पता नहीं ये मॉडल का क्या फीचर है और फिर लिखना है वो क्यों है। नहीं समझा भाई, इसमें ये चीज है, फिर आप बताओ ना क्यों नहीं रहा तो क्या, तो ये नहीं रहा तो ना भैया, अगर मान लो कंट्रोलिंग नहीं है तो आपकी कॉस्ट बिगड़ जाएगी, और कॉस्ट बिगड़ गया तो आपके लॉस हो जाएंगे, तो आपका धंधा नहीं चलेगा क्योंकि एमआरपी बढ़ जाएगा। और ये नहीं है, अगर बताओ अगर आपके पास में एचआर मॉड्यूल नहीं है तो आपको लिखना चाहिए लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वॉलमार्ट वेयर सो मेनी लैक्स ऑफ पीपल आर वर्किंग टुगेदर, इट्स सो डिफिकल्ट टू मैनेज देयर यू नो कौन कितने बजे आया गया, देयर सैलरी, देयर एचआर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज मैन्युअली। Then that's why in such organization you need a software like HR module which will do everything automatically, which will provide us the payroll reports. तो आपको ऐसा जब लिखोगे ना तो उसको समझ आएगा, उसको पता है वो क्या बोल रहा है।
तो ये मत लिखो सिर्फ क्या है, आप बोलेंगे उसमें से पेरोल आता, उसमें से एचआरए आ जाता, उसमें से ट्रेनिंग आ जाती, कितने कितने लोगों को बोनस में वो आता। आप ये भी बोलो कि क्यों चल रहे थे, ये बताओ कि अगर नहीं होता तो यार 50 एम्प्लॉय की सैलरी बनाना मुश्किल है, लोग लाखों लोग, तो ऐसा आपको बताना पड़ेगा। तो डोंट ओनली से व्हाट, कि क्यों लाया ये तो बताइए, तो सब समझेगा कि उसको ये समझेगा कि आपको कंसेप्चुअली आता है, वरना लगेगा रट्टा मार के आया हुआ। तो आपको लिखना पड़ेगा। ओके चलो आगे बताओ, इसमें से बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं। दुनिया में 2 टाइप के सॉफ्टवेयर तो बताओ कौन से। एक होता है एक साथ में, एक होता है अलग अलग। अब एक साथ में कि वो सॉफ्टवेयर है जो टैक्स का भी है और अकाउंट का भी है, दोनों को साथ में है। और एक है तो टैक्स अलग, एसपीसी में हम दोनों अलग यूज कर रहे हैं। अजीत सर से उस दिन बात की थी, आप बताओ दोनों में से कौन सा वो मॉडल है जिसमें वो होता है जहां पे आपको देखना है टैली में, लिखना है इधर अलग अलग, कहां पे देखना ही नहीं है। एक साथ जब है, एक साथ या अलग अलग, आपके 2 ही आंसर हो जाए। आप बताओ कहां पे मैनुअल एरर हो सकते हैं, अलग अलग। कहां पे आपका टाइम बहुत लग सकता है, नहीं लगेगा टाइम, ऑब्वियसली एक साथ तो वो अपने आप ही जाएगा। कहां पे वो खुद ब खुद टैली का डेटा लेके यूज कर लेता है, एक साथ में। कहां पे एरर नहीं आ सकते, कहां पे वो होता है आपको फीचर्स ज्यादा मिलेंगे, अलग अलग। बिकॉज इसमें विनमैन में अलग कितने फीचर्स होंगे, टैली में दोनों कंपनी ने अपना कितना काम किया हुआ है। आप बताओ वो क्या है, कहां पे आपको लगता है इट्स वेरी कॉस्टली, साथ में आएगा तो विल बी वेरी कॉस्टली, बिकॉज आपको आपके हिसाब से बना के लेना पड़ेगा। और रही बात टैली की, उसकी बात अगर जो है अलग अलग अगर है, वो तो क्या है, इतने लोगों को बेचा 10-10 हजार में मिल जाते हैं। तो जब आप अलग अलग लोगे तो वो सस्ता पड़ेगा। पर अब बनाने के लिए कौन सा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो खुद रीड कर रहा है टैली में 5 मिनट का इनकम कितना है, खुद अपने बॉडी में घुसेड़ रहा है और खुद बता रहा है कितना टैक्स आ रहा है। ये बहुत मुश्किल टू डेवलप है। आगे बढ़ेंगे, आप बताएंगे दोस्तों ईआरपी का ऑडिट अगर कर रहे हो आप, ईआरपी इंपॉर्टेंट है क्या? ईआरपी बंद तो ऑर्गेनाइजेशन बंद है क्या? ईआरपी बंद तो एक डिपार्टमेंट में तो सारे डिपार्टमेंट बंद, सारे बंद है। तो इसलिए ईआरपी को ऑडिट करना जरूरी है। तो अगर आप ऑडिटर बन गए, आप सीसा कोर्स आपने किया, तो क्या क्या चेक करोगे उसमें? चेक बैक, आपने एक लिस्ट बनाई, देखो आप चेक करोगे बैकअप है क्या नहीं, ट्रेनिंग दिया है क्या नहीं, आरबीसी क्या है क्या नहीं, मॉनिटरिंग करते हैं क्या नहीं, यूजर फ्रेंडली है क्या नहीं, लोगों की रिक्वायरमेंट मीट होती है कि नहीं, वो एक्यूरेट है कि नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, गैप स्टैंडर्ड है क्या नहीं, है ना, उसके पासवर्ड प्रोटेक्टेड है कि नहीं, उसमें फायरवॉल है कि नहीं, एंटीवायरस है कि नहीं, ट्रेनिंग दिया, ये सब एक बार लिस्ट गो थ्रू कर लीजिए। ये सब इसमें 1-2 आइटम कम ज्यादा कोई बात नहीं, पर आपको पता होना चाहिए ऑडिटर के लिए। अच्छा, ऑडिट करना क्यों जरूरी है भाई? इतनी बड़ी चीज अगर वो बंद हो, ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी, तो ध्यान तो देना पड़ेगा ना उसको ऑडिट करके। पढ़ लिया आपने, गो थ्रू किया? तो आरबीएससी का लॉन्ग फॉर्म बोलेंगे, सबको सब कुछ दिखाओ, सबको उतना दिखाओ जितना उसका काम है, उसको बोलते हैं आरबीएस, रोल बेस एक्सेस। जैसे मेरे जो सेल्स में, उसको सेल्स का दिखता है, और टेक्निकल वालों को कभी भी फैकल्टी का शेयर नहीं दिखता, टेक्निकल वालों को टैक्स इनवॉइसेस नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? हाँ मैं, और जबरदस्ती दिखाओ तो मिसयूज कर सकते हैं, तो मत दिखाओ आप उनको। तो टाइप्स ऑफ एक्सेस कौन से होते हैं? CAVP, C फॉर क्रिएट, A फॉर ऑल्टर, सबको सब कुछ दिखाएंगे। हो सकता है किसी को क्रिएट दिया, नहीं दिया, ऑल्टर दिया, मतलब ये एग्जाम याद रखना, टाइप्स A B क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछा है, कौन से टाइप के एक्सेस दिए जाते हैं। मैं तो एसपीसी में मुझे चारों मिलेगा, बिकॉज मैं तो ओनर हूं, मैं क्या फ्रॉड करूंगा। पर मैं कोई एम्प्लॉय आता है तो उसको क्रिएट देना नहीं देना, ऑल्टर देना नहीं देना, ये हम निर्णय लेते हैं बैठ के उमेश के साथ में। ओके, उमेश को आपको बता दिया था एक बार, प्रीवियस पेज पे आ जाना। आप बताना इसमें से मैं किसके तो मास्टर और नॉन मास्टर का डिफरेंस बताएंगे। जो डेटा रिलेटिवली परमानेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, और जो हर बार चेंज होता है, आपका आधार, आपका पैन, आपका जेंडर, आपका वो बैंक अकाउंट नंबर, एड्रेस, आपके हर बारी में वो डेटा चेंज हो सकता है। क्वांटिटी, प्राइस, डिस्काउंट, ये सब आपका नॉन मास्टर। दुनिया में 4 टाइप के मास्टर, AIPS, A फॉर अकाउंटिंग, I फॉर इन्वेंट्री, P फॉर, अभी जो मैंने अभी बोल के था वो अकाउंटिंग था। आप बताओ पहले से ही आपने टैक्स रेट लिख के रखे हैं, इसको स्टैंडर्ड है, क्योंकि बार बार जैसे बिग बाजार में तो हर बार बिलिंग में वो टैक्स जोड़ता नहीं है, वो जुड़ के आता है, बिकॉज उसके बॉडी में लिख दिया कि टैक्स इतना है। इज इट ओके? आप बताओ इसमें से कौन सा है जहां पे हम लोग एम्प्लॉय जैसे जानते हैं, उसका जेंडर, उसका क्वालिफिकेशन, नाम, एड्रेस, आपको अमर का पेरोल दिखाता है। देखो ये डेटा कब एक बार लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, तो हर बार उसकी बैंक अकाउंट नंबर लिखने की जरूरत। और इन्वेंट्री यानी आपको दिखाता है ना, ये का मॉडल, गोडाउन 1, वो कौन से कैटेगरी का है। अगर ये मेंटेन करो तो क्या हो जाएगा, आपको स्टॉक मिलता रहेगा हर बारी। तो ये ऐसा हो गया।
बताइए वाउचर क्यों होते हैं यार? अरे सर वाउचर ही नहीं तो डेटा एंट्री कैसे करेंगे, और डेटा एंट्री नहीं करेंगे तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी? सो नो वाउचर नो एंट्री नो रिपोर्ट्स। वाउचर नंबर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्क्रीन पे दिखे हुए हैं। एक तो प्रीफिक्स हो सकते हैं, सफिक्स हो सकते हैं। अपन ने पेमेंट किया था ना 933 को, तो पेमेंट किया था अपन ने। अब बताओ वो क्या क्रोनोलॉजिकल होते हैं? 933 पे 34 आएगा, 35 आएगा, यानी कि वो सिक्वेंशियली इश्यू होते हैं। उसके बाद में वो यूनिक होते हैं उस ट्रांजैक्शन के लिए। वो प्रीफिक्स हो सकते हैं, सफिक्स हो सकते हैं, हर कैटेगरी वाइज अलग होते हैं। जैसे पेमेंट का 903 है तो सेल्स का 103 भी चल रहा होगा, लाइक दैट। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये तो बहुत गिरा हुआ क्वेश्चन है, दोनों भी गिरे हुए। चलो फिर भी बोल दो, गिर गिर के बोलो। अकाउंट फ्लो फ्रॉम एंगल ऑफ सॉफ्टवेयर, बताएंगे इसमें से कौन से? पहले तो ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपने फर्नीचर बाय किया, जर्नल एंट्री की, पोस्टिंग हुआ, बैलेंसिंग हुआ, ट्रायल बैलेंस बना, पीएनएल। वंस अगेन, हाँ कम ऑन। बहुत बढ़िया दोस्तों, आप बताएंगे ग्रुपिंग गलत हुई तो क्या होगा? पापा का नाम गलत हो चलेगा। आपने कैश को लिख दिया सन्ड्री की, आपने लिख दिया करंट लायबिलिटी, तो कैश शो करेगा लायबिलिटी में, तो आपकी बैलेंस शीट कभी भी सही नहीं होगी। इसलिए पापा का नाम सही सेलेक्ट करना है आपको। आपने गलत ग्रुपिंग कर दिया तो गलत जगह, इसलिए आपको पहले शो करना पड़ता है वो असेट्स हैं कि लायबिलिटी है, रेवेन्यू है, आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। उसमें भी अगर असेट है तो फिक्स्ड है कि करंट है, नहीं तो अगर आपने गलत पापा सेलेक्ट कर लिया उसके, वो गलत जगह, तो आपकी बैलेंस शीट कभी सही नहीं होगी। अच्छा, ग्रुपिंग चाहिए क्यों वैसे? अगर 2-3 लाख अगर आपके डेटर्स है और आप उसको सन्नी डेटर में नहीं डाल रहे हो, तो सारे डेटर का लंबा लिस्ट आपके बैलेंस शीट में बन जाएगा। तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको बैलेंस शीट समराइज भी चाहिए होती है। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नहीं बोल सकते इसके पास मेरे 2 रुपए बाकी है, इसे वो बोलेंगे भाई कलेक्टिवली बता कितना बाकी है, इसलिए ग्रुपिंग बनाते हैं। और आपसे सवाल बताएंगे दोस्तों, बैक एंड और फ्रंट में जो मेरे सामने स्क्रीन हो क्या है, और जहां से डेटा आता हो क्या है, जो क्लाउड है वो क्या है, मैं मेरे नजदीक कौन है, मुझे डेटा मेरे लैंग्वेज में कौन दिखाता, कौन प्रेजेंटेबल है, किसकी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आएगी। ओके फाइन, आप बताइए क्लाउड और वर्सेस इंस्टॉल। जो मेरा टैली सॉफ्टवेयर है उसका डेटा मैं उसमें जाके देखता हूं, उसको इंस्टॉल बोलते हैं। और जो एसपीसी का सॉफ्टवेयर वो, तो एसपीसी का एडमिशन सॉफ्टवेयर मैं यहां से भी यूज कर सकता हूं, दुनिया में कैसे भी कर सकता हूं, जो क्लाउड पे है। बता दुनिया में कौन सा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं? आपको उस मशीन पे जाना पड़ेगा, आपको हर मशीन पे अलग अलग इंस्टॉल करना पड़ेगा, और एक ही बार इंस्टॉल कर दो। आपको नया फीचर लाना एक ही बार लाना पड़ेगा। आपसे अगला सवाल है तो बताएंगे दोस्तों, इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड में एसपीसी का सेल होता है, अपने आप टेक्निकल को दिखता है, अपने आप डिस्पैच वाला उसको डिस्पैच भी करता है। सेल वाला और टेक्निकल, सेल और डिस्पैच बात नहीं कर रही, कौन सा है? और कहां पे हर डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर अलग, हर डिपार्टमेंट का डेटाबेस अलग। तो आप बताएंगे दोस्तों नॉन इंटीग्रेटेड के 2 प्रॉब्लम कौन से हैं? एक तो मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, ये बोलेगा फाइनल लॉ फाउंडेशन लॉ देगा, कभी कभी सेल वाला सेल करके बोलेगा ही नहीं। तो इसलिए वो तो एक तो कम्युनिकेशन गैप हो सकता है या डेटा का मिसमैच हो सकता है। एवरीबॉडी गॉट इट? देखो हमने सब कुछ इस चैप्टर का खत्म किया हुआ है, बहुत जल्दी खत्म किया आपने, सुपर फैंटास्टिक। आज हमने चैप्टर नंबर 2 को रिवाइज किया। आज आपको बेटर फील होगा यार, ये पूरा चैप्टर आ रहा है, मतलब आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि हमने उसको अब एक क्रक्स बना दिए। जब इसके रिविजन्स की और संख्या बढ़ जाएगी तो you'll feel, कल तो आपको बहुत सुपर कॉन्फिडेंस फील होगा इसके अंदर। आज आपका काम इतना ही है, आप इस चैप्टर को जाके अच्छे से विस्तार में इन चिट्ठियों को पढ़े एक, और वक्त मिलने पर आपको रॉक्स पढ़ना है घर पे। रॉक्स एक ऐसी बुक है जो आपको रिवीजन पर्पस के लिए बनाकर मैंने दी है। उसका मकसद यही है कि वो छोटी सी किताबें पढ़ने को अच्छी लगती है। AR1 ने भी उसको अप्रूवल कर दिया, और पिछले बार भी AR1 अपना ही था, उसने भी रॉक्स की बहुत तारीफ की थी, उसका भी इंटरव्यू ऑलरेडी। वो बोल रहा था कि सर मैंने रॉक्स किया बिकॉज रॉक्स में मुझे उतना डेटा मिल रहा है जितना मुझे जरूरी है। तो इसलिए आपसे क्या एक्सपेक्टेड है? आपने क्लास खत्म कर ली ना अभी, अब आज देखो अपनी टेस्ट 2 या 3 दिन में होगी, 25 मार्क का ES आपके कब्जे में होगा, बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों क्या करेंगे, मान लो जी थर्सडे को अपनी टेस्ट है, तो थर्सडे के दिन के लिए अपने इसमें आज है कल है परसों, तो अपने इसमें एकदम धांसू कमांड चाहिए। आज से रोज आपको, अभी तक मैंने आपको बोला था कि ES में टाइम दो, नहीं बोला था, आज मैं बोल रहा हूं टाइम देना है। आज कल परसों ES का जितना भी है 3 दिन ठोक बजा के पढ़ना उसको। जो चिट्ठियां पहले चिट्ठियां पढ़ना, फिर रॉक्स पढ़ लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और कैसे पढ़ना है जो लोग कहे, अपन एक बार और सेशन लेके उसमें समझेंगे हाउ टू स्टडी। डोंट वरी अबाउट दैट, दोज हु कुड नॉट क्लियर। एक आज का थोड़ा टाइम दीजिए, कल हम लोग प्लान करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।
कल से आप रॉक्स की बुक भी साथ में लेकर आए। और सुनो ना, कल से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। काइंडली ब्रिंग योर नेक्स्ट मॉड्यूल ऑफ ईएस। काइंडली ब्रिंग। एक और मेन मॉड्यूल है, देखो वो लाइन, हाँ, जिसमें मेरी ब्लू कलर की फोटो है, वो लेकर आ जरा। ये ब्लू कलर वाले, ये वाली बुक लेकर आई हो कल। हाँ, शर्ट देखो, शर्ट भी ये वाली।